गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो होपफुली कॉन्टिन्यूटी की प्रैक्टिस जारी होगी। वैसे अभी तो मेरे को पता है कि आप लोग लिमिट्स के ऊपर ही हो। लिमिट्स का आपका थोड़ा सा काम पड़ा हुआ है, लिमिट्स के काफी क्वेश्चंस थे। तो कॉन्टिन्यूटी भी कुछ लोग, जितना मेरे पास व्यू पॉइंट है, कुछ लोग कॉन्टिन्यूटी को कुछ हद तक पढ़ चुके हैं, कुछ लोग आधा अधूरा कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बस कॉन्टिन्यूटी को। मैक्सिमम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी को, पर हमारा कॉन्टिन्यूटी खत्म होने के बाद अगला चैप्टर कगार पे है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, सही है। तो कॉन्टिन्यूटी का बैकलॉग खत्म कीजिए। उसके लिए आज का लेक्चर शॉर्ट रखूंगा, आज का लेक्चर बहुत शॉर्ट रखूंगा, बहुत बेसिक रखूंगा। तब तक आपका कॉन्टिन्यूटी का बैकलॉग एक तरीके से डन हो जाएगा, देन फिर पेस पकड़ी जाएगी। चलिए भाई, आज डिफरेंशिएबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब जो हमने 11th में पढ़ा था, बस वही उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करना है। आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 11th में पढ़ा था। काइंड ऑफ ए रिवीजन, काइंड ऑफ ए शॉर्ट लेक्चर। चलिए भाई, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूस तो समझ में आ गया था। कॉन्टिन्यूस तो सर आपने कहा मार्कर चलाना शुरू कर दो, मार्कर चलाई जाओ चलाई जाओ चलाई जाओ, जहां मार्कर उठ गया, जहां पे मार्कर उठ गया वो पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया। अब ऐसी डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोलेंगे, कौन सा फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है, कैसे डिफरेंशिएशन के रूल्स डिफाइन किए गए हैं, सब कुछ वो चीज आपको थोड़ा बहुत आता है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट्स टेक ए फंक्शन, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, which is continuous function at some point x equal to a, which is continuous function at some point x equal to a. The function is y is equal to fx. Function is y is equal to fx. तो इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा अगर a पॉइंट है, ये हमारा अगर a पॉइंट है, दिस इज इफ a पॉइंट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा एफ ऑफ ए। सही है भाई, a कॉमा एफ ऑफ ए। क्लियर। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज कैपिटल A, and we know we have some certain h which is a very small positive quantity, very small positive quantity that is tending towards zero, very small positive quantity that is tending towards zero. सही। चलिए, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। इस बी पॉइंट को मान लेते हैं, यहां x का कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस एच। यहां पे x क्या है अपना, x प्लस ए प्लस एच। एक पॉइंट सी मान लेते हैं, ये क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट विल बी a माइनस एच। सही है। इस पॉइंट को b मान लेते हैं। बी और सी जो पॉइंट्स हैं वो कर्व के ऊपर है, वो कर्व के ऊपर है। एक a प्लस एच है, एक a माइनस एच है। तो डेफिनेटली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। सही। एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। क्लियर। ए बी को ज्वाइन कर दो, ए सी को ज्वाइन कर दो। आज की घड़ी में जो आपको इस ग्राफ पे दिख रहा है वो ए बी और ए सी इस ग्राफ की सीकेंट या इस ग्राफ की कॉर्ड्स है। सही है। ऐसा ही सेम +1 में समझाया था, बस उसी को रिवाइज करा रहा हूं। स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी लिखते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी कितनी आएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 a प्लस h माइनस ऑफ a, माइनस ऑफ a। सही है, तो ये a और a तो कट ही गए, बचा गया सिर्फ h। ऐसी स्लोप ऑफ AC रख लेते हैं, स्लोप ऑफ AC दैट इज अगेन y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन a माइनस h माइनस a, तो ये कितना बन गया यहाँ पे माइनस h। सही है, ये दोनों मैंने स्लोप्स लिख दी कॉर्ड्स की, स्लोप्स लिख दी कॉर्ड्स की। सही है, अब देखो, अब किया क्या, इस B कॉर्ड और C कॉर्ड को, इस B पॉइंट और C पॉइंट को कर्व के ऊपर A की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया, कर्व के ऊपर A की तरफ मूव कराना शुरू कर दिया। तो B पॉइंट जैसे A के बहुत क्लोज आएगा, कहने का मतलब जब ये H हमारा वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो जाएगा, तो X इक्वल टू A के बहुत क्लोज आ जाएगा, यानी इसी पॉइंट के बिल्कुल क्लोज आ जाएगा। तब जो ये AB कॉर्ड थी, जो ये AB कॉर्ड थी, जो इसकी स्लोप थी, वो बेसिकली A पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टाइप बन जाएगी, यानी वो स्लोप किसकी बन जाएगी, टेंजेंट की स्लोप बन जाएगी। किस साइड से, A के राइट साइड से, A के राइट साइड से। ऐसे C पॉइंट को अगर हम इधर मूव कराना शुरू कर दें, C पॉइंट को इधर मूव कराना शुरू कर दें, तो A माइनस H जैसे जैसे करीब जाएगा A पॉइंट के, अगेन AC जो कॉर्ड है वो भी A पॉइंट के ऊपर टेंजेंट टाइप बन जाएगी, बट वो A के किस साइड से बनेगी, A के लेफ्ट साइड से बनेगी, A के लेफ्ट साइड से बनेगी। सही है, A के लेफ्ट साइड से बनेगी, ये A के राइट साइड से बनेगी। क्लियर, क्लियर है। तो बेसिकली A पॉइंट के ऊपर अगर राइट साइड से देखें, अगर राइट साइड से देखें, राइट साइड से देखें, तो वो जो कॉर्ड है, वो जो कॉर्ड है वो हमारी टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई, वो जो कॉर्ड है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई। और C पॉइंट भी अगर A की तरफ क्लोज कर जाए तो वो भी हमारा टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। सही है, तो जब हमारा H बिल्कुल टेंड करेगा जीरो को, तो ये जो स्लोप ऑफ AB जो कि कॉर्ड की स्लोप थी, वो टेंजेंट की राइट साइड से स्लोप बन जाएगी। दैट क्वांटिटी वी विल कॉल राइट हैंड डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू A, that is called right hand derivative at x equal to A, represented by f dash A plus, represented by f dash A plus। A plus क्यों लिखे हैं, A के पॉजिटिव साइड से, that is equal to limit h approaches to 0 f of A plus h minus f of A divided by, लिखवा दूंगा अभी, ये लिखते जाओ अपॉन h। सही है, और दूसरी क्वांटिटी AC that is called as left hand derivative, that is called as left hand derivative denoted by f dash A minus, again limit h approaches to 0 f of A minus h minus f of A upon h upon minus। सही, इन दोनों क्वांटिटीज को नोट डाउन करो, इन दोनों क्वांटिटीज को नोट डाउन। सही, दिस इज कॉल्ड RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस f dash A minus दैट इज कॉल्ड LHD। जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी, उसी वे से ये आया हमारे पास राइट हैंड differentiability and left hand differentiability, RHD and LHD, RHD and LHD। सही है, डेरिवेटिव एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू A, डेरिवेटिव एट सर्टेन पॉइंट x इक्वल टू A
तो ये किसकी स्लोप थी? ये सीकेंड की स्लोप थी। अब ये सीकेंड की स्लोप थी, तो ये जब बी पॉइंट इसकी तरफ मूव किया और सी पॉइंट ए की तरफ मूव किया, तो ये जो स्लोप्स बन गई, ये स्लोप किसकी बन गई? टेंजेंट की स्लोप बन गई। किस पॉइंट के ऊपर? ए पॉइंट के ऊपर। ये टेंजेंट की स्लोप ए पॉइंट के ऊपर किस साइड से? राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट साइड से। ये टेंजेंट की स्लोप किस साइड से? लेफ्ट साइड से। ये टेंजेंट की स्लोप किस साइड से? लेफ्ट साइड से। क्लियर? अभी क्लियर? टेंजेंट की स्लोप लेफ्ट साइड से, टेंजेंट की स्लोप राइट साइड से। दैट इज कॉल्ड राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर? सही है। अब व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? अब आते हैं, अगर x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, अगर x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, ये दोनों क्वांटिटी सेम बन गई x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर, कहने का मतलब जो टेंजेंट की स्लोप है वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम बनी। टेंजेंट की स्लोप लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सेम बनने का मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से सिर्फ एक ही टेंजेंट बन रही है। चाहे राइट साइड से टेंजेंट बनाओ, चाहे लेफ्ट साइड से टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट सेम है। टेंजेंट आपकी सेम है। जैसे मैं अगर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करूं कि अगर आरएसडी और एलएसडी बराबर हो गए तो इस तरह की लाइन बनेगी। तो या इधर से स्लोप देखो या इधर से स्लोप देखो, बात एक ही है, कोई टेंशन यहां पे नहीं है। क्लियर है भाई? क्लियर? तो इसका मतलब अगर ये दो क्वांटिटीज बराबर हो गई तो ए पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट बन गई। ए पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट बन गई। सही है। और इस वाले क्राइटेरिया में हम कहेंगे फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। आप एक काम करो, ये दो पॉइंट्स नोट करो, आरएसडी एलएसडी, और मैं आपको अब लिखवाता हूं कैसे लिखोगे आप लिखोगे, लिखो ए फंक्शन इज said to be differentiable. Function is said to be differentiable at point x equal to a, at point x equal to a, if it is continuous at x equal to a and f dash a plus is equal to f dash a minus. F dash a plus is equal to f dash a minus must be equal to a finite quantity. Must be equal to a finite quantity. तो कोई भी फंक्शन हम x इक्वल टू ए पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल तब कहेंगे जब वो उस पॉइंट के ऊपर पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये मस्ट है, दिस इज मस्ट, इसके बिना कहानी नहीं है। अगर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करनी। और ये चीज ट्रू होनी चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, मस्ट बी इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट हो गई, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए है या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तब क्या कहोगे भाई आप लोग? आप कहोगे फंक्शन इज सेड टू बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। द वर्ड इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल। सही है? क्लियर?
तो यहां पे आप नोट करके ये चीज तो 100% लिख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट थिंग तो ये लिखोगे सेकेंड थिंग कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज differentiability and discontinuity implies non differentiability जैसे हमने लिमिट्स के लिए लिखा था सही है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू ए के ऊपर तो कहानी खत्म भी, फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है ही है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू ए के ऊपर तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू ए के ऊपर तो चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। सही है? क्लियर? डेफिनेशन क्लियर है? एक और चीज लिखो, वन मोर थिंग यू हैव टू राइट, you have to write geometrical meaning of differentiability. Geometrical meaning of differentiability. You write down, note करके geometrical meaning of differentiability. Geometrical meaning of differentiability लिखो। If some function y is equal to fx is differentiable at x equal to a, it means a unique tangent is possible to draw at that point x equal to a. That is the differentiability geometrical meaning. क्लियर? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a के ऊपर, it means a unique tangent is possible to draw at that point. Unique tangent is possible to draw at that point. क्लियर? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू a के ऊपर तो 100% हम कहेंगे भाई एक यूनिक टेंजेंट बनेगी। उल्टा ट्रू नहीं है। अगर एक यूनिक टेंजेंट पॉसिबल है ड्रॉ करने के लिए, क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा उस पॉइंट के ऊपर? नहीं। एक यूनिक कंडीशन ऐसी है जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है और हमारा बेसिकली ए यूनिक टेंजेंट इज पॉसिबल टू ड्रॉ एट x इक्वल टू 0, सही है? देखो इसी को नोट करके लिखो दूसरा पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट, यूनिक कंडीशन, there exists a unique condition in which function is not differentiable but it is possible to draw a unique tangent at that point, but it is possible to draw a unique tangent at that point.
at that, but it is possible to draw a unique tangent at that point. That condition is called vertical tangent condition. Vertical tangent condition. वर्टिकल टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल, x के 90 डिग्री के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री का मतलब है उस टेंजेंट की स्लोप क्या हुई, tan 90, एंड दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. क्लियर है? दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. इंफिनिटी अगर आंसर आ गया तो हमने कहा था आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी मस्ट बी इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी. वो फाइनाइट तो है नहीं, तो वो हुई भाई आपकी यहां पे बेसिकली आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी, इज इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी. वो रॉन्ग हो गई कंडीशन, तो इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया. फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया बट टेंजेंट तो आपकी यूनिक बनी गई, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. एग्जांपल है इसके लिए, वर्टिकल टेंजेंट कंडीशन की एग्जांपल है fx is equal to x to the power 1 by 3 at x equal to 0. fx is equal to x to the power 1 by 3 at x is equal to 0. fx is equal to x to the power 1 by 3, x क्यूब का इनवर्स हो गया, x क्यूब का इनवर्स है, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है. ये ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से बनता है. y is equal to x to the power 1 by 3. अब यहां वैसे f dash x कैलकुलेट करो, क्या आएगा, f dash x is equal to 1 by 3 और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 by 3. तो अब यहां देखो f dash 0 प्लस और f dash 0 माइनस, कायदे से दोनों ही, चाहे f dash 0 प्लस हो चाहे f dash 0 माइनस हो, कायदे से दोनों इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं. जो 0 प्लस लिखो चाहे 0 माइनस लिखो, 2 है ऊपर तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा. सही है? फंक्शन x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, और इंफिनिटी का मतलब क्या है कि वो ये y एक्सिस इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट. ये y एक्सिस इस ग्राफ के लिए टेंजेंट है. अब ये भी आपके लिए नई कंडीशन है कि सर अब तक तो देखा था कि सिर्फ टेंजेंट ऐसा कुछ होता है कि टेंजेंट ग्राफ को ऐसे टच करता जा रहा है. सही है? बहुत यूनिक सिनेरियो में ये क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ को टच भी कर रहा है. ऊपर वाला पोर्शन देखो ये वाला, और नीचे वाला पोर्शन देखो ये वाला. अगर आप इतना वो छोड़ दो तो आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ टच हो रहा है. अगर आप ऐसे ऊपर हाथ रख लो तो आपको लगेगा नीचे की तरफ टच हो रहा है. टच भी होता हुआ दिख रहा है, और ग्राफ सेम पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट सेम पॉइंट के ऊपर ग्राफ को कट भी कर रही है. बट y एक्सिस इन दिस केस इज कंसिडर्ड एज ए टेंजेंट एट x इक्वल टू 0. एट x इक्वल टू 0. तो स्टेटमेंट टेंजेंट can cut the graph at which tangent is drawn. Tangent can cut the graph at a point at which tangent is drawn is a very correct statement. सही है? एक स्टेटमेंट ये भी बोलते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि यहां पे टेंजेंट बनी बट किसी और जगह पे कट कर गई. ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है. किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और ग्राफ को आगे जाके कट कर जाए, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल. सही है? तो यहां पे आपने 2-4 चीजें नई सीखी. वर्टिकल टेंजेंट कंडीशन ये आपकी बनी. देयर एग्जिस्ट ए यूनिक कंडीशन इन विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट. That condition is called vertical tangent condition. This condition is called vertical tangent condition. समझ में आया अभी इतना पार्ट?
क्लियर है? क्लियर? तो अब देखते हैं सबसे पहले, अब एक्चुअल में जनरल क्या करते हैं कि अब बोल देते हैं कि अगर आरएसडी और एलएसडी दोनों इक्वल ही है, आरएसडी और एलएसडी दोनों इक्वल ही है, तो क्या करते हैं, एफ डैश ए को ऐसे डिफाइन कर देते हैं, एफ डैश ए आइदर इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, or that can be written as limit h approaches to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. ये कर limit h approaches to 0 f of a plus h minus f of a upon h, h approaches to 0 f of a minus h minus f of a upon minus h. ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल, तो इसको बोल देते हैं f डैश a. सही है? एक जनरल पॉइंट था, इसलिए कई बार देखने में भी इसको x से भी रिप्लेस कर देते हैं. सो f डैश x कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, और दैट विल बी इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस अपॉन माइनस ऑफ एच. ये एफ डैश एक्स ऐसे डिफाइन किया गया. सही है? इन केस ये तभी डिफाइन होता है ये एफ डैश एक्स जब हमारा ये आर एस डी और एल एस डी इक्वल आते हैं. जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन है एन टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वो सारे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यहीं से निकले. इसी फर्स्ट, इसको ही बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसी से आपके वो सारे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलेज आए हैं. रेदर कायदे से अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब हम वो फॉर्मूले लगा सकते हैं, तब हम डिफरेंशिएशन को सीख सकते हैं. इसलिए हम एमओडी का चैप्टर बाद में पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन का. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो हमारे वो सारे फॉर्मूले फेल हैं, फिर हम फंक्शन को डिफरेंशिएशन से प्रूव नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन नहीं लगा सकते. हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अब इस चैप्टर में हम प्रैक्टिस से सीखेंगे कि कायदे से एलएसडी आरएसडी कैलकुलेट करेंगे, पर इंटेलिजेंट गेस लगाएंगे हम कि कब हमने आरएसडी एलएसडी ऐसे कैलकुलेट करना है, कब हम आरएसडी एलएसडी के ऊपर डायरेक्ट पॉलिनोमियल वाले फॉर्मूलेज लगा सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं, कायदे से करना यही है. बट हाँ, अगर उस फॉर्मूले से और इससे आंसर सेम ही आना है तो फिर वो लगा सकते हैं. वो हम इंटेलिजेंट वे से सीखेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा. सही है भाई? चलो अब कुछ राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं और देखते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं. फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं. सही है? क्वेश्चन लिखो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एट x इक्वल टू 0. और थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा भी. पहले तो आरएसडी एलएसडी कैलकुलेट करेंगे भी कैसे कैसे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा. फर्स्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. सेकेंड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब. थर्ड है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स. फोर्थ है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स. साइन मॉड एक्स चेक करो. चारों फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग आरएसडी एंड एलएसडी बोथ साइड्स. आरएसडी एंड एलएसडी बोथ साइड्स x इक्वल टू 0 पे. सही है?
क्लियर? तो जहां पे मॉड है फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, जहां पे मॉड है फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो मॉड वाला फंक्शन डिफाइन करते हैं। एफ एक्स क्या होगा मेरा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए एक्स और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस ऑफ एक्स। सही है? क्लियर है? तो क्या डेफिनेशन थी, एफ ऑफ ए प्लस आर एच डी की बात करते हैं। आर एच डी एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ए कितना भाई यहां पे 0, ए कितना है यहां पे 0, सो वी विल कॉल एफ डैश 0 प्लस that is equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h will be fh minus f of 0 divided by h। सही? क्लियर? अब 0 प्लस कितना आ गया, 0 प्लस fh लेना है। h के आपका 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा फंक्शन यहां जाएगा x ग्रेटर देन 0 में। तो ये h है, तो यहां पे भी fx अगर x है तो ये h हो गया, f of 0 0 हो गया, क्योंकि 0 के ऊपर 0 ही आएगा, आंसर कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाय h हो गया। आंसर कितना आया 1। आंसर कितना आया 1। सिमिलरली इफ यू गो फॉर LHD ऑफ दिस फंक्शन, LHD will be f dash a minus that is equal to limit h approaches to 0 f of a minus h minus f of a upon minus of h। सही है? तो a को क्या डालना है, 0 माइनस will be limit h approaches to 0 f of minus h, f of 0 will be 0 divided by minus h। सही है? f of minus h, now h is a positive quantity, 0 से थोड़ा सा बड़ा और उसके आगे एक माइनस साइन लगा हुआ है, यानी ओवरऑल क्वांटिटी 0 से थोड़ी छोटी हो गई, 0.00000001 था, उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, तो ये वाला फंक्शन आ गया। यानी माइनस एक्स लेना, माइनस एक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एच, माइनस एक्स में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, माइनस एच, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये माइनस एच कट गया, आंसर क्या आ गया 1। तो यहां देखो LHD की वैल्यू क्या आ रही है -1, RHD की वैल्यू क्या आ रही है +1। तो LHD और RHD दोनों मॉड एक्स के केस में बराबर नहीं है। मॉड एक्स के केस में किस पॉइंट के ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 0 बराबर नहीं है। RHD +1 मिल रहा है, यानी राइट साइड से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो उसकी स्लोप 1 है, लेफ्ट साइड से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है उसकी स्लोप -1 है। हेंस वी से दिस फंक्शन mod x is non-differentiable function at x equal to 0, at x equal to 0। ऐसे देखो, चलो ये तो आपका हो गया RHD LHD। अब इसका अगर ग्राफ से देखते, इसको अगर ग्राफ से देखते तो ये ग्राफ बनना, सही है? ये कॉर्नर सा पॉइंट आ गया, क्या इस कॉर्नर पे टेंजेंट बना पाओगे, नहीं। टेंजेंट कहां बनती है, स्मूथ सरफेस पे। फंक्शन जहां पे डिफरेंशिएबल होता है वहां पे सरफेस स्मूथ होती है, स्मूथ। इफ द सरफेस इज स्मूथ देन ए यूनिक टेंजेंट इज पॉसिबल, देन ए यूनिक टेंजेंट इज पॉसिबल। मैं ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कॉर्नर पॉइंट आया तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना। ये सरफेस बेसिकली स्मूथ नहीं है यहां पे, इसलिए ये नॉन डिफरेंशिएबल है। और अगर आपने डायरेक्टली RHD LHD देखना था तो आपने ऐसे देखना था कि 0 पे तो 0 है ही है, 0 के अगर इस साइड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यही बनेगा, लाइन के ऊपर तो यही बनेगा, और इसकी स्लोप कितनी है 1, RHD 1 हो गया। 0 के इस साइड जाएंगे तो टेंजेंट यही बनेगी, इसकी स्लोप कितनी है -1, LHD -1 हो गया। आना तो वही है, RHD 1 LHD -1। क्लियर है? ग्राफ से भी आ जाता, पर ये धीरे धीरे करके विद प्रैक्टिस आएगा। पहले RHD LHD सीखें, पहले RHD और LHD सीखें। अब देखो फंक्शन को डिफाइन किया mod x, डिफरेंशियल करना, यहां पे डिफरेंशिएशन कर लेते। f डैश x क्या आता, 1 फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0 के लिए -1।
तो LHD लेस देन जीरो से उठानी थी -1, RHD ग्रेटर देन जीरो से उठानी थी +1, तो ये भी आ रहा है, ये भी ठीक है। कायदे से ये डिफरेंशिएशन करना तभी ट्रू है जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। एफ डैश एक्स अगर आपने लिखना है तो आपको यहां x इक्वल टू जीरो अब हटाना पड़ेगा कायदे से, क्योंकि अब x इक्वल टू जीरो के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो एफ डैश जीरो क्या होगा वहां पे, एफ डैश जीरो इज अनडिफाइंड, एफ डैश जीरो इज अनडिफाइंड वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सही है। पर पॉलिनोमियल्स के केस में जैसे पॉलिनोमियल्स आते हैं तो उसको भाई ज्यादा टाइम लगता है करने में, अगर हम आरएसडी एलएसडी से करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू डाल दो, आंसर वही आएगा जो आपको आरएसडी एलएसडी के प्रिंसिपल से मिलेगा। कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, उसमें टेंशन वाली बात नहीं। सही है, जो आपको वहां से मिलेगा, इसलिए आप कर सकते हो। हालांकि ट्रू नहीं है बट एक जुगाड़ है कि करना कि आंसर सेम आना है, इसलिए टाइम बचाने के लिए करेंगे, इसलिए टाइम बचाने के लिए करेंगे, नहीं तो कायदे से फिर भाई करना तो इसी चीज से चाहिए। अब एक्स क्यूब को देखते हैं, एक्स क्यूब को देखते हैं, लेट्स सी। पहले तो इसको डिफाइन करें। देखो जीरो का पंगा है, जीरो के प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं है, जीरो के प्लस माइनस में कोई अगर डिफरेंस है तो एक्स क्यूब आएगा, या एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस ऑफ एक्स क्यूब। सही है। तो अब आर एच डी क्या आएगा, आर एच डी एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो प्लस, क्लियर, एफ डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब। देखो ए क्या आएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, so it will be h cube minus 0 upon h, it is equal to h square। हाँ सॉरी, यहाँ पे लिमिट जरूर लगा लेना, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, वो तो लगाना ही लगाना, h अप्रोचेस टू जीरो है, ये भी लिमिट है, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, जीरो हो गया। ऐसे अगर हम LHD देखेंगे, LHD विल बी f dash 0 minus that is equal to f dash 0 minus that is equal to minus times माइनस एच क्यूब माइनस जीरो अपॉन माइनस ऑफ एच, स्टिल ये क्या आएगा, जीरो, क्योंकि अब ऊपर बचेगा माइनस एच स्क्वायर, और माइनस एच स्क्वायर में एच तो जीरो ही है ना, तो वो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अब एलएचडी आरएचडी दोनों क्या हो गए, वन। हाँ कॉन्टिन्यूटी पहले चेक कर लेनी है, ये सारे फंक्शन मैंने आपको कॉन्टिन्यूस ही दिए हैं। अगर x इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है फिर इसके ऊपर जाना ही, अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डायरेक्ट बोल देना कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। सही है, डायरेक्ट बोल देना फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये कितना आ गया, देखो जीरो जीरो, आरएसडी भी जीरो आया, एलएसडी भी जीरो आया। अगर आरएसडी और एलएसडी दोनों जीरो है, आरएसडी और एलएसडी दोनों जीरो है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो व्हाट वी विल से, we will say this function is differentiable at x equal to 0, at x equal to 0। सही है। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, देखना जरा, ये था, ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब इसके ऊपर मॉड लगा दिया, अब चाहे मॉड एक्स क्यूब लिखो चाहे एक्स क्यूब लिखो, बात तो सेम ही है। तो इसको हटाएंगे, ये स्मूथ है यहां पे देखो, और ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। सही है। तो जीरो के ऊपर देखो, ये एक्स एक्सिस एक तरीके से टेंजेंट का काम कर रही। अब अगर ये एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, स्मूथ कर्व है, स्मूथ, यहां पे कर्व देखो, कर्व स्मूथ है, जहां एक्स एक्सिस टेंजेंट का काम कर रही है, एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी है, जीरो, इसलिए तो आरएचडी आरएलएचडी दोनों क्या आ रहे थे आपके, जीरो आ रहे थे। सही है, क्लियर, आगे बढ़ो, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स।
क्या मॉड लगाने का मतलब है cos x के ऊपर? देखो 0 प्लस और 0 माइनस में तो मतलब नहीं, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस दोनों के ऊपर ही जो आपका cos x है, दोनों के ऊपर अगर हम उसके ऊपर मॉड लगाएं, जैसे ये cos x है, तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 प्लस और 0 माइनस दोनों जगह पे ये पॉजिटिव है, दोनों जगह पे ये पॉजिटिव है। सही है, क्लियर। जैसे इसका मतलब x इक्वल टू 0 के आसपास कोई मतलब नहीं है, cos x का कोई मतलब नहीं है। क्लियर, ठीक है। देखो एल आर एस डी क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 cos h 0 प्लस h कितना होगा, cos h माइनस 1 अपॉन h, आंसर 0। याद है लिमिट 1 माइनस कॉस h अपॉन h 0 है, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर आपका हाफ है। ऐसी एलएसडी देखो, कॉस ऑफ माइनस h, यहां माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ जाएगा, और ये भी क्या आ गया, तो आरएसडी और एलएसडी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर आरएसडी एलएसडी इक्वल है तो व्हाट वी विल से, वी विल से दिस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी ये ऐसे फंक्शन है, cos x हो गया, sin x हो गया, tan x हो गया, secant x हो गया, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इनके, जैसे sin x की बात करूं, cos x की बात करूं, tan x की बात करूं, secant x की बात करूं, ये अपनी अपनी डोमेन के अंदर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है। ऐसे पॉलिनोमियल भी अपनी डोमेन के अंदर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सही, मॉड मोड हटाने पड़ेंगे, पर जैसे ये मॉड है, ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, मॉड है, मॉड हटाने पड़ेंगे। मॉड मोड हट, जैसे इस फंक्शन को डिफाइन करें, ये क्या आएगा, and sin of minus x you all know it is minus of sin x, it is minus of sin x। सही है। अब आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, यहां पे सीधी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा, f डैश x will be equal to cos x, x greater than or equal to 0 and it is minus cos x when x less than 0। सही है, तो 0 प्लस के लिए डिफरेंशिएशन कहां से उठानी है, यहां से, ग्रेटर देन 0 वाले में से, तो ये +1। 0 माइनस में से कहां से उठानी है, लेस देन 0 वाले में से 0 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, -1। तो एक तरफ से +1, एक तरफ से -1, आंसर आपका नॉन डिफरेंशिएबल, आंसर आपका नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर। कायदे से करना किससे चाहिए, आरएसडी एलएसडी से, बट टाइम बचाएंगे। देखो आरएसडी एलएसडी से भी करके बता देता हूं, सॉरी फंक्शन की डेफिनेशन तो ऐसे ही इरेज कर दी, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, आरएसडी एलएसडी से देखो तो क्या लिखेंगे, आरएसडी देख लेते हैं पहले, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h माइनस 0, एफ ऑफ 0 तो 0 ही है ना, अपॉन h, आंसर 1। एंड एलएसडी देख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ साइन h माइनस 0 अपॉन माइनस h, स्टिल आंसर। एक मिनट, अच्छा f ऑफ माइनस h आना है ना, यानी यहां पे माइनस h आएगा, तो अगर यहां पे माइनस h आएगा तो ये माइनस साइन उड़ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये साइन h अपॉन माइनस h रह जाएगा, ये -1 आ जाएगा। तो एक तरफ से आरएसडी 1 मिल रहा है, एक तरफ से एलएसडी -1 मिल रहा है, इसका मतलब साइन मॉड x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। सही है। देखो अगर मॉड साइन x का ग्राफ ड्रॉ करें, ये बनेगा और ये इधर कॉपी हो जाएगा,
ये देखो, ये स्मूथनेस नहीं है कर्व में। इस स्मूथनेस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में वैसे बात करूंगा, बट ये स्मूथनेस नहीं है कर्व में। थोड़ा सा आइडिया मिल गया हमें, ये स्मूथनेस नहीं है। सही है। दिखने में यहां पे देखो भाई, मॉड साइन एक्स को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मॉड साइन एक्स को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। ऐसा ग्राफ बनना है और इधर से ऐसा बनना है। सही है। मॉड साइन ऑफ मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स नहीं, साइन ऑफ मॉड एक्स। सही है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाना था, यानी नेगेटिव पोर्शन उठाना था, वाई एक्सिस की इमेज इधर पोर्शन नेगेटिव वो करनी थी। आरएसटी की वैल्यू क्या है 1, एलएसटी की वैल्यू क्या है -1। आपने ये नहीं कहना भी कि ये वाई एक्सिस इसके लिए टेंजेंट है, नहीं। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट होती तो आरएसडी एलएसडी का आंसर इंफिनिटी आता। आरएसडी का आंसर क्या आ रहा है 1, यानी राइट साइड पे डेरिवेटिव, राइट साइड पे जो टेंजेंट बन रही है उसकी स्लोप कितनी है 1। तो इस साइड पे कोई लाइन टच करती हुई कुछ ऐसी जाएगी, और आपको पता है ये लाइन कौन सी होगी, y = x। सही है। और अगर इस साइड टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, ये क्या बनेगी, y = -x। सही है। तो आरएसडी एलएसडी अलग अलग आने का मतलब ही ये है कि हमारे भाई टेंजेंट यूनिक नहीं बन रही। इस तरफ टेंजेंट डिफरेंट है, एक तरफ से इस तरफ टेंजेंट डिफरेंट है, तो वी आर नॉट एबल टू मेक यूनिक टेंजेंट ऑन अवर ग्राफ। अगर यूनिक टेंजेंट ना बन सके, वी विल कॉल दैट पॉइंट एज ए पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी। चलिए लिखिए, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx is equal to x sine of ln x square for x not equal to 0 and it is 0 for x equal to 0 at x equal to 0। इस फंक्शन की हमें डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है x = 0 के ऊपर। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा, x = 0 के ऊपर ये देखो, ये अनडिफाइंड है इसलिए ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। x नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर लिमिट कैलकुलेट कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ये साइन -1 से 1 के बीच में मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर विल बी 0, और 0 के ऊपर भी वैल्यू 0 ही है, 0 के ऊपर भी वैल्यू 0 ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आप यहां पे ये देखिए कि फंक्शन तो आपका कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अब डिफरेंशिएबल चेक देखो भाई, कॉन्टिन्यूअस तो चेक करना ही करना है, कॉन्टिन्यूअस में हमारे से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या चेक करना है, आगे डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसा नहीं करना भाई कि x = 0 पे आंसर 0 है तो f' भी 0 आएगा, नहीं, ये काम नहीं करना। पहले स्पेसिफाई कर रहा हूं, x = 0 है तो f' भी 0 आएगा। 0 तो तब होगा जब फंक्शन में आरएसडी और एलएसडी इक्वल आएंगे और वो 0 के बराबर आएंगे। सही है, ये काम नहीं करना। क्लियर। देखो f' 0 प्लस आरएसडी कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon h that will be equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h कितना हो गया, यहां पे डालें x नॉट इक्वल टू 0 की जगह पे। सही है, क्योंकि 0 प्लस समथिंग में ये ब्रांच यूज होगी, तो इट विल बी h into sin of ln h square, sin of ln h square minus f of 0 will be 0 upon h। ये कट गया।
ये लिमिट का आंसर कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इट इज साइन ऑफ ln h स्क्वायर। दिस लिमिट, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमें पता है कि कहां पे लाई कर रही है। ये वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी है, h 0 की तरफ है तो ये माइनस इंफिनिटी है। अब साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी वी नो दिस इज बिटवीन 1 एंड -1, दिस इज बिटवीन -1 एंड 1 और फाइनाइट नहीं है। तो ये बेसिकली लिमिट ऑसिलेट कर रही है, लिमिट ऑसिलेट कर रही है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि इसकी लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो नेगेटिव भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, जीरो नेगेटिव भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे आप सिंपल बस यहीं से बोल दोगे कि यहां पे आपका जो लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ पा रही, इस वजह से ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ड्यू टू विच दिस फंक्शन वी विल से इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है, सही है। ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ये चेक करना ही करना पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, अभी मैं आज सारे क्वेश्चन ये जीरो वाले ही कर रहा हूं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर अपॉन x for x not equal to 0 and 0 for x equal to 0 at x equal to 0, at x equal to 0। चेक कर लो, लिमिट कैलकुलेट कर लो, f of 0 की वैल्यू 0 है और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कैलकुलेट कर लो, ये भी 0 के बराबर आएगा। x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड 100% 0 के बराबर आएगा, सही है, क्लियर। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूअस तो है, अब क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलो पहले पॉजिटिव देखते हैं, RHD f डैश 0 प्लस दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब मैं सीधा लिखूंगा 0 प्लस h लिखना, ये कितना आएगा, साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h माइनस 0 डिवाइडेड बाय h, सही है। ये किसके बराबर आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, आंसर विल बी 1। ये 0 बाय 0 फॉर्मूला। f डैश 0 प्लस का आंसर कितना आया, 1, सही है। LHD f डैश 0 माइनस, f डैश 0 माइनस लिमिट, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसलिए लिख देता हूं, 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, सही। तो कितना आएगा ये, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ माइनस h, यहां माइनस h रिप्लेस करना है, साइन ऑफ माइनस h का स्क्वायर विल बी साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन माइनस h माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस h, डिवाइडेड बाय माइनस h, सही है। ये क्या बना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ माइनस h स्क्वायर विल बी h स्क्वायर, आंसर विल बी 1, सही है। ये भी आंसर 1, ये भी आंसर 1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना बहुत जरूरी है, LHD RHD इक्वल आ जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो, नॉन डिफरेंशिएबल। LHD इज इक्वल टू RHD, LHD इक्वल टू RHD, वी विल से, क्या कहेंगे, वी विल से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो अब देखो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 आ गया, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, f डैश 0 प्लस इक्वल टू f डैश 0 माइनस दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1। इस स्टेटमेंट को जब मैंने लिख दिया तो ये स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट मेरी इस स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है, f डैश 0
दैट इज इक्वल टू 1, f डैश 0 दैट इज इक्वल टू 1, f डैश 0 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया? f डैश 0 इक्वल टू 1 लिखा जब भी देख लिया, इसका मतलब f डैश 0 प्लस 0 माइनस इक्वल टू 1 है और डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है। ये नहीं करना कि सर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 है तो f डैश 0 भी 0 हो गया, ऐसा नहीं करना। क्लियर? RHD LHD कैलकुलेट करना है जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो। हाँ, जरूर RHD LHD तब कैलकुलेट नहीं करेंगे जब हमें एक्सपीरियंस से ये पता लगने लग जाएगा कि RHD LHD कैलकुलेट करें चाहे वैसे डेरिवेटिव करके कैलकुलेट करें, आंसर सेम आने वाला है। तब हम जरूर टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हर जगह पे भी RHD LHD कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है और क्वेश्चन बड़े भी बहुत जाएंगे उससे। तो पहला काम तो आज आपका यही है कि आपने RHD और LHD सीखना है कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि 11th वाला सब मेरे को पता है पानी में चला जाता है। हाँ, पर ये है कि अगर वहां पे भाई सुना हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है तो तुरंत रिमाइंड आ जाएगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर्स देखो भाई, मतलब ठीक है आज का लेक्चर बस मैं यहीं तक रखूंगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब शॉर्ट लेक्चर रखना था तो वेर कीपिंग इट इज शॉर्ट। डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर इतनी देर में आपका कॉन्टिन्यूटी का वर्कलोड भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको ये थोड़ा सा चीजें सिंक में भी आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सही है। पहली बात मैं आपको बता दूं भाई कि मतलब रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जो चीजें पढ़ी हैं उसको बार बार रिवाइज करनी है, बार बार रिवाइज करनी है कि हमें एटलीस्ट क्लास नोट्स में तो भाई इतना कॉन्फिडेंस हो कि रात को उठा के भी पूछ लो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे किया था, तो विद टाइम विद सॉल्यूशन हम लिख सकें कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया था। यही जरूरी है, यही मेंस निकालने के लिए जरूरी है, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको दोबारा फिर कहूंगा कि 12th के चैप्टर्स 11th के चैप्टर से मोर स्कोरिंग चैप्टर्स है, इसलिए यहां पे मेहनत करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और यहां पे अगर मेहनत कर गए तो ये भी मैं आपसे कहूंगा कि 100% ये मेरी गारंटी है कि अगर ये चैप्टर आ गए आपका दिमाग उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि आपको 11th वाले चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी लगने लग जाएंगे, ये श्योर है। बाकी उसकी रिवीजन तो हम एंड में करेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बच्चों का भी मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है कि सर 11th का कैसे करें, 11th का क्या है। सबसे पहले आप ये देखो कि आप तीनों सब्जेक्ट्स में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में क्या आप लोग ये कवर कर पा रहे हो। आपका यहां पे तो कोई बैकलॉग नहीं है। सबसे पहला टारगेट है कि आपका 12th में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, जैसे कोर्स चल रहा है वैसे चले, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मैथ्स में। अगर स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कोई बैकलॉग नहीं है, कोई भी बैकलॉग उसका नहीं है, तो अगर वो उस केस में 11th की रिवीजन करना चाह रहा है तो मेरा उसको सजेशन ये है कि स्टार्ट विद द वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे ऐसे नहीं कि 11th की फिजिक्स भी उठा ली, केमिस्ट्री भी उठा ली, मैथ्स भी उठा ली, इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आप उठा सकते हो। जो चैप्टर आपको नहीं आता तो वो धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता है आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर बिफोर दैट you must be confidence in these chapters, you must be confidence in these chapters। ऐसा ना हो कि इन चैप्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस ना हो और हम अपनी नई कहानी शुरू कर लें, दोनों चीजों से जाएंगे। एटलीस्ट जब हम मतलब अक्टूबर तक, पहले हमारा टारगेट होता था कि अक्टूबर तक, कोर्स की तो कोई टेंशन नहीं है, कोर्स तो खैर सही स्पीड से चल ही रहा है, कोर्स की मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स विल बी एट टाइम ओनली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट at least you should make sure कि आप लोग भाई 12th में 100% ये लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, मतलब these चैप्टर्स यार, आई एम बार बार कह रहा हूं, मोर स्कोरिंग्स इन द मेंस। क्वेश्चन गलत ही नहीं होते, लिमिट्स के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस बना लो कि ऑगमा को 2 बार कर लो, कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ भाई, रेक्टिफिकेशन क्वेश्चंस की नहीं चलेगी।
रट्टाफिकेशन किसी चैप्टर की नहीं चलनी, अंडरस्टैंडिंग के साथ, चीजें अंडरस्टैंडिंग के साथ आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको भाई थोड़ा पुशअप करने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि मैं जितनों से भी भाई बात करता हूं, मतलब कि आपका सिलेबस देखो, पॉसिबिलिटी में मैं जैसे जैसे मेरे पास कोई नंबर होते हैं मैं उनसे डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा फीडबैक लेता रहता हूं, थोड़ा थोड़ा फीडबैक इन बिटवीन। अगर कोई स्टूडेंट जैसे कोई डिस्कनेक्टेड है तो दे कैन कांटेक्ट विद मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अगर कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो हो सकता है मेरे को बात करने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट ये नहीं है कि हेल्प आपकी 100% श्योर होगी, वो मैं इंश्योर करूंगा। बट मेक श्योर कि आप अपना टाइम खराब ना करें, सही है ना भाई? तो मतलब मेरे को भी हैप्पी रखो, आप भी हैप्पी रहो। डाउट सेशंस को अटेंड करो, डाउट सेशंस को अटेंड करो, क्योंकि डाउट सेशन में ये है ना भी, मतलब आप सुनोगे, एटलीस्ट आपने नहीं किया हुआ कि जैसे दूसरे डाउट्स पूछते हैं तो वहां पे डिस्कशन होती है, डिस्कशन होती है तो डिस्कशन के साथ चीजें और निकल के आती हैं। और हो सकता है कई बार क्या होता है कि मैं कोई मतलब डाउट्स के बाद अगर टाइम बचता है हमारे पास तो मैं उनको कई डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी करा देता हूं, जिस तरह की क्वेश्चंस क्लास में ना हुए हों या कुछ भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स मैं उनको करा देता हूं, तो आपकी कवरेज अच्छी रहेगी। तो मेक श्योर यू अटेंड द डाउट सेशंस एज वेल, क्योंकि डिस्कशन से ही चीजें निकलती हैं। जो डिस्कशन आप क्लासरूम में करते थे एक दूसरे के साथ, वो अब कहीं ना कहीं पे मिसिंग है, तो वो हमें कहीं ना कहीं पे जोड़नी है, वो हमने कहीं ना कहीं पे जोड़नी है। तो मेक श्योर कि 2-2, 3-3 के ग्रुप्स में आप अपने ग्रुप्स बनाओ, कीप डिस्कसिंग थिंग्स दैट विल इंप्रूव योर रिजल्ट 100%। डिस्कशन विल डेफिनेटली इंप्रूव योर रिजल्ट्स, ये मैंने देखा ही देखा है, सही है। चलिए आज बिल्कुल हैप्पी मूड में, छोटी सी क्लास थी, छोटी सी क्लास के साथ आज बाय बाय बोलते हैं। बिल्कुल नो इश्यूज, नो इश्यूज, बिल्कुल सही ढंग से आप अपनी तैयारी कीजिए भाई, कोई टेंशन नहीं है। चलिए भाई, हाँ मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत अगर आईटीएफ बोलूं टफ लगता है या कुछ है, तो वो बेसिक्स आईटीएफ के कर सकते हैं, उतना सफिशिएंट है। क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल के बाद थोड़ा सा टफ टिपिकल स्टेज ले लेता है। अगर आपको 70-80% आईटीएफ आता है तो चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम है। तो बाकी ये चैप्टर 100% करने हैं। थैंक यू भाई।